सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी NS 400 की सेकंड सर्विस कराने और हमारी बाइक चल चुकी है भाई 4889 हो रही है 4400 किलोमीटर से ही आ रहा था सर्विसिंग का। एंड इसमें मैं बताऊं जो अलग अभी हो चुका भाई, ये वाला टायर हमने डाल दिया 170 सेक्शन का है। इसके अलग से बताऊंगा या इसी ब्लॉग में बता दूंगा। बहुत ही सही मतलब बिल्कुल राउंडनेस जो आ रही है ना इसकी बहुत बढ़िया आ रही है। 170 60 है ये ब्रिजस्टोन का। अब बैलेंसिंग का भी मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले एक यूज़ टायर डाला था तो लोग कह रहे थे कि पहले नया टायर डालता कुछ होगा, तो ये हमने ये वाला नया डाल लिया है। अब इसको यूज़ में तो बता देना भाई नया टायर है, देख लो बिल्कुल ठीक है। तो अभी देखेंगे फिर बैलेंसिंग का इससे ठीक होता है कि नहीं। जो हाई स्पीड में अभी भी हिलती थी मेरी, तो देखते हैं पहले सर्विस करा लेते हैं और बताते हैं बिलिंग वगैरह कितनी हो रही है। वही बाइक आ गई है पैडॉक पे, नॉर्मल सर्विस है, सेकंड सर्विस फ्री सर्विस, ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज होगा बस और कुछ नहीं होगा। ऑयल निकालने की तैयारी। सो गाइस सर्विस हमारी बाइक की हो चुकी थी एंड आज है दूसरा दिन, तो मैं कल थोड़ा बिजी हो गया तो बना नहीं पाया। तो भाई सर्विस का बिल है ये, तो देख सकते हैं आप कितने रुपए का आया था। अरे उल्टा आ रहा है, एक सेकंड देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारा जो टोटल बिल हुआ था वो था भाई 1900 रुपये का। ठीक है, तो और इसमें हुआ क्या है, सिर्फ ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है और जो चेन क्लीन लूब लिखा है 100 रुपये का। इस 100 रुपये में सिर्फ क्लीन करके देते हैं, लूब करके नहीं देते हैं गाइस। ठीक है, सर्विस की बात तो ये हो गई। और सर्विस में क्या हुआ कितने का हुआ वो मैंने बता दिया। एंड साथ में उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट भी करके दिया क्योंकि अपडेट अवेलेबल था, मीटर में शो हो जाता है, तो उन्होंने अपडेट कर दिया बिना कहे। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अच्छी लगी मुझे बजाज की सर्विस, कोई इशू नहीं था। बट द थिंग इज अब बाइक के थोड़े से रिव्यू की बात कर लें अगर, तो बाइक ओवरऑल ठीक चल रही है। जैसा कि मैंने दिखाया था कि मैंने टायर डलाया है पीछे, ब्रिजस्टोन का है 170 60 17 सेक्शन का, बिल्कुल बढ़िया राउंडनेस आ रही है। तो कॉर्नरिंग में वो इशू नहीं आएगा। जो मैंने 150 17 डाल दिया था ना, तो वो खड़ा रहता था तो चपटा रहता था थोड़ा सा, तो कॉर्नरिंग में उतनी ऐसे गोलाई नहीं थी ना टायर में, तो लिमिट पे आ जाता था वो टायर, तो थोड़ा डर लगता था कि कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। बट अब वो इशू नहीं आएगा। बट द थिंग इज़ क्या मेरा वॉबल का इशू रिजॉल्व हुआ? वो नहीं हुआ भाई, अभी भी वॉबल मेरी अभी भी हाई स्पीड में कर रही है। बट काफ़ी लोगों ने पहले भी कहा था, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी पहले कि स्विंग आर्म चेंज कर लो या अपने फ्रंट सस्पेंशन को पूरा लोअर सेटिंग पे कर दो और पीछे वाले को लूज़ कर दो। तो मैंने जो फ्रंट है स्टॉक ही डाल दिए थे, मैंने पूरा नीचे कर दिया, लेकिन तभी भी वो वॉबल होती है। टायर दोनों चेंज हो गए, नए टायर डल गए, तभी भी वो वॉबल होती है। सब कुछ टाइट है, शॉकर कॉन्सेट स्विंग आर्म एक्सल पैक्सल सब टाइट है, कोई बैरिंग वैरिंग लूज़ नहीं है, मतलब ख़राब नहीं है जो टेढ़ा मेढ़ा चले, सब कुछ ओके है। बट स्टिल वो वॉबल हो रही है। तो बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि स्विंग आर्म चेंज कर लो। स्विंग आर्म मैं भी करना चाह रहा था। इसका व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। देखा जाए तो KTM से शायद 2 सेंटीमीटर या उससे भी कम ही कुछ कम है, मतलब है सबसे छोटा है व्हील बेस इसका। गूगल कर सकते हैं आप, कंपेरिजन करना चाहते हैं अगर खुद से कि NS का व्हील बेस कितना है, KTM का कितना, डोमिनार का कितना है। बट दिक्कत ये है कि अगर मैं इसका स्विंग आर्म चेंज करता हूँ तो चेन सेट में जो चेन की लेंथ है उसका इशू आएगा, क्योंकि इसका जो रियर स्प्रॉकेट है वो 46 टीथ का है, डोमिनार का 45 है। और अगर मैं स्विंग मतलब बड़ा स्प्रॉकेट मतलब बड़ी चेन चाहिए, तो अगर मैंने इसमें स्विंग आर्म डाल दिया डोमिनार का तो लंबा हो जाएगा, चेन लंबी चाहिएगी, तो उसमें नहीं आ पाएगा कोई सा भी चेन सेट स्टॉक साइज चेन की लेंथ के अकॉर्डिंग, कोई सा भी डल नहीं पाएगा, तो बढ़ानी पड़ेगी उसमें लिंक जोड़ के मुझे। तो ओवरऑल बात ये है, स्विंग आर्म अगर चेंज किया जाता है तो चेन को लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें मतलब वो तो हो जाता है, प्रोफेशनली भी हो जाता है, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, ऐसा एग्जैक्ट होगा नहीं। तो अभी तक मैंने वो किया नहीं है। और जो दूसरा सजेशन लोगों ने दिया था कि पिछले वाला शॉकर बिल्कुल लोअर पॉइंट पे कर दो, मेरा स्टार जब से लिए ना बाइक तब से वो सेकंड पॉइंट पे है टाइटनेस लूजनेस में, तो वो फर्स्ट पॉइंट पे अभी तक किया नहीं है मैंने। तो आई डोंट थिंक कि उससे हो पाएगा, क्योंकि सस्पेंशन ना है ही हार्ड, मतलब मान लो ये सस्पेंशन वही वाला जब तक बजाज यूज़ कर रहा है, बट इसका स्विंग आर्म छोटा है औरों से, तो वो समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी पॉइंट होता है वहाँ से अगर उस पर फोर्स लगाते हैं उठाने नहीं चाहे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो अगर ये स्विंग आर्म लंबा होता तो झटकों में उतनी ही प्यार से दब जाती शॉकर, लेकिन छोटा है तो उतना ही मुश्किल से दबेगा। तो अगर शॉकर वही है तो आई थिंक उसका भी इशू है। तो हो सकता है कि KTM वाला शॉकर अगर डाल दें, क्योंकि KTM के ऊपर नीचे के बुश की चौड़ाई वड़ाई सब सेम होती है, तो अगर वो डाल दें तो हो सकता है। या फिर मुझे लगता है कि एक्सपल्स वाला शॉकर भी फिट हो सकता है इसमें डायरेक्ट फिट के हिसाब से। तो अगर वो सॉफ्ट होंगे इससे थोड़ा तो शायद वॉबल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, उसका भी ट्राई कर सकता हूँ मैं।
बाकी ओवरऑल देखो तो मेरी बाइक चल चुकी है अराउंड 5,000 किलोमीटर एंड मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू तो नहीं है। ब्रेकिंग इशू जो था उसके लिए मैंने क्रैंक वन के डिस्पैच डाले थे, बट भाई नहीं पसंद आए मुझे वो। ब्रेकिंग अच्छी है, थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म बहुत जल्दी हो रहे हैं भाई। अभी ये मान लो अगर 1,000 मैंने स्टॉक में चला ली थी या 500 स्टॉक में चलती तो 4,500 चले हैं पैड और वो ख़त्म हुए ऑलमोस्ट। बहुत कम बचे हुए हैं, मतलब जल्दी, मतलब सर्विस में उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा पैड बदल दो। मैंने कहा नहीं, ये दूसरा डलेगा तो मैं दूसरे डालूंगा, आप मत करो। तो पैड बहुत कम चल रहे हैं क्रैंक वन के पैड, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा सिंटर्ड ही डालने हैं, क्योंकि तो ब्रेम्बो के देखते हैं, इस बार मिल तो रहे हैं स्पेरीफाई पे, बट देखते हैं मंगा पाएंगे या नहीं। सेम वही क्रैंक वन के ही डिस्पैड मैंने उसमें डाले हुए थे, इसमें पीछे जो मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा है ना, रेडियल कैरी पर जो है, उसमें भी बहुत ही मतलब व्हीली में तो चलो और कम ब्रेक, मतलब व्हीली हमेशा थोड़ी मार रहे हैं, कभी कभी तो मार रहे हैं भाई, उसमें भी पैड आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया वो वाला ना। फ्रंट तो चलो यह कि स्पोर्ट्स बाइक में फ्रंट ही ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ होता है तो चलो ख़त्म हो रहा है, लेकिन भाई वो क्रैंक वाले पीछे वाले भी बहुत बुरी तरह आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह। बाकी हैवी टायर डालने के बाद जैसा कि जो मैंने 150 डाला हुआ था मिशलिन अनाकी 3, तो वो टायर का वेट ज़्यादा होता है, बट स्टिल माइलेज मुझे अच्छा मिल रहा था। माइलेज का कोई इशू नहीं था, जैसे कह देते हैं कि भारी टायर मोटा टायर डालोगे तो माइलेज कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी। पावर का उसमें थोड़ा सा लगता था, जैसे कि मैंने टॉप एंड टेस्ट किया था तो उसमें 160 165 मतलब 170 तक मेरी थोड़ी सी रो के जा रही थी। अभी इस वाले टायर के साथ मैंने ट्राई नहीं किया, बट ये उससे हल्का है वजन में, तो देखेंगे कि ये इशू भी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब वो तो इसकी तो खैर हाइट भी, इस वाले टायर की हाइट पहले से ज़्यादा है, तो मेरी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई, थोड़ी सी सीट हाइट भी बढ़ गई, तो उसमें अच्छा फील हो रहा है। बाकी ओवरऑल बाइक से मुझे कोई कंप्लेन तो नहीं है, 5,000 किलोमीटर तक अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। स्टॉक ब्रेक्स जो हैं पीछे डले हुए रियर वाले वो सही चलते हैं। मेरे को काफ़ी लोग कमेंट करे थे कि स्टॉक रियर ब्रेक अपग्रेड का भी कुछ दिखाओ कि अब क्या डाल सकते हैं। देखो वैसे तो ज़रूरत नहीं लगती मुझे, तो मेरे तो बढ़िया चलते हैं पीछे वाले। अगर डालना ही चाहते हो तो कोई भी सिंटर्ड पैड ले सकते हो, RR सेटन वाले स्टॉक जो आते हैं वो सिंटर्ड ही होते हैं, वो भी ले सकते हो। बाकी मेरी एक दिल से इच्छा है, काफ़ी पहले से थी कि भी 200 NS में करने की, बट कभी हुआ नहीं ऐसा। लेकिन मेरी दिल से इच्छा है, इसमें मैं टर्बो डालना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि टर्बो डालूँ तो वही कमेंट कर देना, बता देना यस और नो जो भी है। और एक और चीज़, अगर मैं टर्बो डालूँ तो मुझे कोई चाहिए जो ECU ट्यून करता हो, तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना, लेकिन मुझे बता देना कोई ECU ट्यून वाला, क्योंकि अगर ECU ट्यून वाला मिल गया ना, मैं गारंटीड इसमें टर्बो डालूंगा, क्योंकि हमारे साइड ऐसा कोई है नहीं। तो मैं अगर एयर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा टर्बो से, ऑब्वियसली इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ करना, वो मेरा बहुत पहले से सपना है कि एक प्रॉपर टर्बो एकदम डाला जाए इसमें। तो अगर डालता हूँ तो मुझे इसी ट्यून वाला चाहिए भाई। तो कुछ लोग ये भी पूछे थे कि आपने KTM के शॉकर डाले थे फ्रंट में, वो वापस क्यों हटा दिए। देखो वैसे तो उसमें ब्रेकिंग अच्छी थी, लेकिन उसके डिस्पैच वही 3,000 के आएंगे। और लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैंने चेंज तो कर दी क्योंकि वो थोड़े से छोटे थे, वो बेस तरीके थे, तो मैंने चेंज कर दिया, कोई नहीं। लेकिन सही बताऊँ तो जो इसके सस्पेंशन चलते हैं ना जिस तरह से, तो हल्का सा भी गड्ढा था पत्थर की तरह टाइट होते हैं एकदम से। लेकिन वही जो KTM के थे वो रिपेयर्ड शॉकर थे, तब भी वो इससे बेटर चल रहे थे। तो अगर तुम डालना चाहते हो ना तो परफॉर्मेंस तुम्हें इससे अच्छी मिलेगी, जो इसके स्टॉक सस्पेंशन आता है ना उससे अच्छी वाले उसमें ना गड्ढों में जाती है तो खट खट एकदम से करती है, और जब मैं व्हीली पॉप करता हूँ एकदम शॉकर पूरे फट करके उलते हैं, बाहर आवाज़ आती है। तो वो चीज़ उन शॉकर्स में नहीं थी, बट इन वालों में है। तो ये फ्रंट जो शॉकर है ये भी थोड़ा टाइट सा चलता है, मुझे मज़ा नहीं आता इनमें। बाकी बाइक पूरी कंफर्टेबल है, डेली मैं चलाता हूँ, राइड पे भी यूज़ कर लेता हूँ, सब कुछ सही है। बट थोड़ा सा ये लगता है कि ये लोअर स्पीड पे RPM चाहे कैसा भी हो, ये लगता है कि इंजन की वाइब्रेशन हाथ तक पहुंच रही है हैंडल में ना कहीं वाइब्रेशन का आता है। बॉडी का मेरे को मतलब नहीं है, देखो बॉडी में प्लास्टिक में हर जगह कहीं ना कहीं तो वाइब्रेशन आएगी, जितनी ज़्यादा बॉडी होगी बाइक में प्लास्टिक वाली, फेयर्ड बॉय बाइक होगी और ज़्यादा आएगी। बट फिर भी कहीं ना कहीं इसमें वाइब्रेशंस मेरे को हाथ में फील होती हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, और कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी वीडियोस काफ़ी लेट हो रही हैं आने में, उसके अलग रीजंस है, सब कुछ बताया नहीं जाता। एंड अगर आपको और भी कोई रिव्यू का क्वेश्चन जो मैं नहीं बताया होगा अगर तो पूछना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय।